नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज से हम वन लाइनर क्वेश्चन के जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको कम समय में बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिएगा, आज के जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो वन लाइनर क्वेश्चन सभी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित होंगे। इसके बाद हम आगे इसी प्रकार अर्थव्यवस्था और इतिहास और अन्य सभी सेशंस को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया? देखिए, यह वह सभी प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यह क्वेश्चंस आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही करवाए जा रहे हैं, इसलिए इसे बिना स्किप किए ज़रूर तैयार कीजिएगा। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और इस कैबिनेट मिशन योजना का गठन कब हुआ था? तो 1946 में, जुलाई 1946 में। देखिए, क्वेश्चन भी अगला आपका यही है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जो कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया जुलाई 1946 में। इसका डिटेलिंग वीडियो आप पहले से चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है कि संविधान सभा का गठन से संबंधित प्रश्नोत्तरी, उसमें हर चीज़ डिटेलिंग से बताई गई है। यहाँ पर आप एक तैयारी भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ अपना एक क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था और संविधान बनकर के तैयार हुआ, तो उस समय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे वह थे सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, यहाँ हम वन लाइनर माध्यम से तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके साथ जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें होंगी वह भी मैं ओरली माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगी। तो सबसे पहले जानेंगे कि जब जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, उसके बाद जब संविधान सभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए, तो यह संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट इसकी बैठक जब हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वह थे B.N. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान की प्रथम बैठक कब हुई? अभी अभी मैंने आपको बताया कि संविधान सभा का निर्माण करने के लिए जो उसकी प्रथम बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगर स्थान पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि दिल्ली के कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? देखिए, अगर आपने इससे पहले मेरे जो भी डिटेलिंग वीडियो संविधान की प्लेलिस्ट में गए हैं उन्हें अगर ध्यान से देखा है, पढ़ा है, समझा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो रहे होंगे। और आप वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस बिना आंसर देखे ही करेक्ट हो रहे थे। तो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वह संविधान सभा की तृतीय बैठक यानी कि जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है कि संविधान की प्रस्तावना का आधार कौन बना। तो संविधान सभा में जब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, तो यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना का आधार बनता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर एक चीज़ और याद कर ली होगी कि संविधान सभा में कुल 3 बैठकें हुई और वह 3 बैठकें कब कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक, और द्वितीय बैठक हुई जो कि 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और तृतीय बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अगला देखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया? तो 22 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 दिसंबर 1946
1946 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान पारित किया गया, भारतीय संविधान कब पारित किया गया? तो जो भारतीय संविधान है यह संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया या भारतीय संविधान कब पारित किया गया, इन दोनों ही कंडीशंस में आपका आंसर एक ही बनेगा कि 26 नवंबर 1949 को। जो संविधान है जब बनकर के तैयार हुआ था, जिसको बनने में कुल कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक प्रयासों के बाद जब भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ तो इसे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था, जिस दिन को आज भी हम विधि दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 नवंबर को हम कानून दिवस या विधि दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन संविधान बनकर के तैयार हुआ था और सदस्यों के द्वारा इसे अपनाया गया था, या कह सकते हैं कि उस दिन अंतिम रूप से संविधान पूर्ण तरीके से तैयार होकर हस्ताक्षरित हो चुका था। तो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया, जो भारतीय संविधान है इसे कब पारित किया गया, कब अंगीकृत किया गया, संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो आप याद रखेंगे कि आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न देखेंगे, पंथ निरपेक्ष समाजवाद अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें संविधान संशोधन करने के बाद कुछ शब्द जोड़े गए और वह कुछ 3 शब्द इस प्रकार थे कि पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। यह तीनों शब्द ही संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए और इस 42वां संविधान संशोधन को ही संविधान में लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लघु संविधान के नाम से किसे जाना जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन को। इसके द्वारा संविधान में काफ़ी परिवर्तन किए गए, जिसके अंतर्गत प्रस्तावना में भी 3 शब्द पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है यह किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1856 में। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि यह 1 लाइनर क्वेश्चन आपके पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे हुए प्रश्न है, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो जीके का पोर्शन है वह इक्वली सभी आपके एग्जाम्स में बराबर ही रहता है। राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान का रोल किसी भी परीक्षा में आप बैठ जाएं मोस्टली रहता है, तो वहाँ पर आपके ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो पारित हुआ था वह 1956 में पारित हुआ था। अब राज्यों का पुनर्गठन क्यों किया गया था, तो थोड़ा सा जान लेंगे कि जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद कुछ राज्यों ने अपने अपने राज्य को स्वतंत्र कराने की या अलग से गठन करने की मांग की, जिसके अंतर्गत उन्होंने आधार बनाया भाषा को। लोगों का कहना था कि यदि मेरे राज्य में इस तरीके की भाषा बोली जाती है तो मैं 2 राज्यों या 2 राज्य एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे, बल्कि अलग अलग भाषाओं के हिसाब से राज्यों को अलग अलग नाम से बांट दिया जाए, जिसके तहत आपके जो सबसे पहला गठित होने वाला राज्य था वह कौन सा था? आंध्र प्रदेश। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो जो हमारा आज का भारतीय संविधान है, अगर कहा जाए कि भारत में सबसे ऊपर किस पुस्तक को रखा जाएगा तो वह होगा भारतीय संविधान। और इस भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका मिलता है, किस शासन अधिनियम का मिलता है? तो 1935 के शासन अधिनियम का। देखिए, हम सभी जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से लेकर के 1935 के भारतीय शासन अधिनियम तक काफ़ी अमूलचूल परिवर्तन करके भारतीय सत्ता और राज्य व्यवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। इसकी कुछ निगेटिव चीज़ों को बाहर किया गया और कुछ पॉजिटिव चीज़ों को इसमें ऐड किया गया, जिसके चलते जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया था तो जब हमारे संविधान को बनाने के लिए कैबिनेट मिशन का आयोजन किया गया, इस भारतीय संविधान में 1935 के शासन अधिनियम की कई चीज़ों को हूबहू ही रख लिया गया था। तो भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव किस शासन अधिनियम का है? तो 1935 के शासन अधिनियम का। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब मिला? जो दिल्ली है इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया
किया गया था। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन से बन पा रहे हैं, इजी लग रहे हैं, तो आप इनका रिवीजन कीजिए, और अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो नहीं बन पा रहा है तो उसे आप तुरंत से नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था वह था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कब गठित किया गया था, तो 1 अक्टूबर 1953 को। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक या भारतीय संविधान का पिता के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भारतीय संविधान को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा पुरजोर किसी ने मांग उठाई या संविधान में सबसे ज़्यादा चीज़ें पुट ऑन करवाई और देशों के संविधान से देख करके, तो वह कार्य था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इन्होंने भारतीय संविधान को लिखने से पूर्व कम से कम 61 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। तो जरा सोच करके देखिए कि 61 देश के संविधान को पढ़ना, समझना और उससे उन अच्छी अच्छी बातों को निकाल करके भारतीय संविधान में शामिल करना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कार्य था। इसलिए इन्हें संविधान के जनक या पिता के नाम से भी जाना जाता है। और आज जो स्त्री समानता की बात की जा रही है, शिक्षा की बात की जा रही है, तो याद रखेंगे कि स्त्री शिक्षा और समानता का सबसे प्रथम बार प्रयोग अगर किसी ने किया था तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन था कि यदि स्त्री और महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, तो वह पीछे पलटकर कभी नहीं देखेंगी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेंगे कि पाकिस्तान के लिए जो अलग संविधान का गठन किया गया है, किया ही क्यों गया। तो इसकी पीछे की कहानी यह है कि जब संविधान सभा का गठन किया गया था, उसकी प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। उस समय चौधरी रहमत अली जी के द्वारा पाकिस्तान शब्द दिया गया और मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग उठाई। 9 दिसंबर 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की गई थी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। जिसके बाद पाकिस्तान के लिए अलग संविधान का गठन कब किया गया, तो 26 जुलाई 1947 को। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान का गठन कब किया गया, तो 26 जुलाई 1947 को। अगला देखेंगे, मूल संविधान में अनुच्छेद एवं अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो जब भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ था, उस समय 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद यानी कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो याद रखेंगे कि 12 अनुसूचियां हैं। और यह जो बची हुई 4 अनुसूचियां हैं, यानी कि 8 में जब 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई, तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ये चारों अनुसूचियां आपकी किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ी गई, जिसमें आपकी 9वीं अनुसूची हो जाएगी 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं अनुसूची 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 72वां संविधान संशोधन के द्वारा 1973 में जोड़ी गई। और इसके बाद आपकी 12वीं अनुसूची भी 1973 में ही जोड़ी गई, जो कि नगर निगम से संबंधित है। 11वीं अनुसूची नगर पंचायत से संबंधित है। अगला देखेंगे, मूल संविधान में अनुच्छेद एवं ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वप्रथम राष्ट्रगान कब गाया गया था। तो जो सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था वह कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। तो राष्ट्रगान तो सबसे पहले जान लें कि हमारा राष्ट्रगान है क्या। तो हम सभी जानते हैं, बचपन से स्कूल में सिखाया जाता है जन गण मन, यह हमारा राष्ट्रीय गान है। इसको लिखने वाले कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इसको गाने में कुल कितना समय लगता है, तो राष्ट्रगान को गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। यह हम सभी जानते हैं, लेकिन यह प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रगान को गाने में कुल संक्षिप्त रूप से गाने में कुल कितना समय लगता है। तो राष्ट्रगान को यदि संक्षिप्त रूप से गाएंगे तो उसमें राष्ट्रगान की प्रथम और अंतिम पंक्ति को शामिल किया जाता है, जिसके गायन में कुल 20 सेकंड का समय लगता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए इस राष्ट्रगान में, इसे अगर बंगला भाषा में पूछा जाए तो इसका शीर्षक है अमार सोनार बंगला। प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रगान का बंगला भाषा में शीर्षक क्या है, तो अमार सोनार बंगला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये गाया कब गया था सर्वप्रथम, तो इसे भी याद रखेंगे कि 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था। संविधान में हमारे देश का नाम क्या है,
तो भारतीय संविधान में भारत को किस रूप से इंगित किया गया है, किस नाम से पुकारा गया है? तो भारत या इंडिया। जो सबसे पहला आपका अनुच्छेद है उसमें भारत का नाम ही है कि भारत या इंडिया के नाम से भारत को संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग और तीलियों की संख्या कितनी है? तो जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसमें जो रंग है, इसमें चक्र का रंग और तीलियों की संख्या क्या है? तो जो चक्र है उसका जो कलर है वह नेवी ब्लू है और इसमें जो तीलियां हैं उसकी संख्या कुल 24 है, जो हमें इंगित करती हैं कि व्यक्ति को 24 घंटे अपनी प्रगति और कार्य के प्रति अग्रसर रहना चाहिए। अगला है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वह कहाँ से लिया गया है? तो सबसे पहले तो जान लेंगे कि राष्ट्रीय गीत लिखा किसने है। तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने अपनी पुस्तक आनंद मठ में इसका जिक्र किया है और वहीं से यह वंदे मातरम लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों को कहा गया है, ये किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब संवैधानिक उपचार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का वर्णन करता है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कह करके संबोधित किया गया है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? जो भारतीय संविधान है इसमें प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो अभी मैंने आपको अनुसूचियों के चलते बताया कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद का उच्च सदन एवं निम्न सदन क्रमशः हैं। तो जो संसद हमारी है वह 3 अंगों से मिलकर के बनती है। इस चीज़ को याद रखेंगे कि संसद का निर्माण 3 अंगों से होता है। सबसे पहले इसमें आते हैं राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा। तो इन 3 स्तंभों यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। इस संसद में जो उच्च सदन है वह कहा जाता है राज्यसभा को और जो निम्न सदन है वह कहा जाता है लोकसभा को। अब इस संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखेंगे, संसद का अनुच्छेद है आपका 79, राज्यसभा 80 में है और लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। तो एक बार फिर से सुन लेंगे कि संसद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है, राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है और लोकसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है और राष्ट्रपति पद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो इस प्रकार संसद का निर्माण कितने अंगों से होकर मिलकर के होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया। तो सबसे पहले ये जान लें कि जो संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं वह जब हमारा मूल संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जिसे पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जनता के द्वारा कब अपनाया गया? या प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान को जनता को कब समर्पित किया गया या पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तब आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन को आज भी हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उस दिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इस चीज़ को याद रखेंगे कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, वरन यह मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यह जोड़े गए थे तब इनकी संख्या कुल 10 थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। जो भारतीय संघ शक्ति है उसकी जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति किसमें निहित है? तो जो भारतीय संघ है इसकी पूरी शक्ति निहित है राष्ट्रपति में, या कह सकते हैं कि कार्यपालिका का प्रमुख, प्रधान या मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति। अगला देखेंगे, भारत का प्रथम नागरिक तथा संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक, संवैधानिक प्रधान, भारत की कार्यपालिका का जो प्रथम अधिकारी है वह कौन होता है? तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, जो कि आदिवासी समुदाय से निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हैं, वह हैं द्रौपदी मुर्मू। जबकि यह भारतीय द्वितीय महिला राष्ट्रपति बनी हैं और आदिवासी समुदाय से निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। द्वितीय कौन
कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। लेकिन ये आदिवासी समुदाय से निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का प्रथम नागरिक, ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अनुमोदित होना चाहिए। जब हम राष्ट्रपति पद के लिए अनुमोदन करते हैं तो कितने सदस्य अनुमोदक और कितने सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए? तो उसमें अनुमोदन सदस्य होने चाहिए 50 सदस्य, यानी 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक होने चाहिए। तो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए कुल कितने सदस्य अनुमोदक होने चाहिए? 50 सदस्य। तो इस प्रकार कुल 20 मिनट में मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये प्रयास आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको सबसे कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो पा रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको कम समय में मिल सकें और आप एक प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकें। क्योंकि मेरा मानना है आप कितना भी पढ़ लें लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपका सब कुछ पढ़ा हुआ बेकार हो जाता है। और यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेशन मैं लेकर आ रही हूँ वह सभी पिछली वर्ष में पूछे गए परीक्षाओं के प्रश्न हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। उम्मीद करती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।